हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। आइए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 संधि। संधि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइनिंग। अब जॉइनिंग से तो आपको समझ में आ ही गया होगा संधि अर्थात क्या होता है, अर्थात किसी भी दो चीज़ को जोड़ना। अब हम यहाँ वो दो चीज़ कौन सी है उसको देखते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? मेल करना, मेल अर्थात जोड़ना। व्याकरण में संधि 2 वर्णों में होती है, अर्थात जब 2 वर्णों को परस्पर आपस में मिलाया जाता है तब वह संधि कहलाता है। जब 2 शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण में दिया है गज प्लस आनन, क्या बना? गजानन। तो इसमें ज में अ स्वर है और आ स्वर है, तो अ प्लस आ मिलके क्या बने? आ। उसी प्रकार सेकंड में देखो आ प्लस आ महात्मा, महा प्लस आत्मा। तो इस प्रकार जब 2 वर्णों का मेल होता है तो वह संधि कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और इसी प्रकार संधि युक्त शब्दों को जब अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये चैप्टर भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए कोई भी चैप्टर नया नहीं है, है ना? सब आपके पढ़े हुए चैप्टर हैं। तो चलिए अब हम स्वर संधि देखते हैं। लास्ट क्लास में आपने स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे, उसी को आगे थोड़ा और वृहद रूप में, विस्तृत रूप में समझाया जा रहा है, बाकी और कुछ नया नहीं है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर में आपको हमेशा 2 स्वर ही जरूर दिखेंगे, इसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं है। अब स्वर संधि के भेद देखिए। इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब मैं आपको इसके नियम पढ़ के समझा देती हूँ। आपको जितने नीचे पूरे उदाहरण दिए गए हैं इनके द्वारा आपको बहुत अच्छे से घर में अच्छे से समझना भी है। अब देखिए दीर्घ संधि क्या होती है। जब ह्रीश या दीर्घ स्वर, अब आप स्वर पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, स्वर के 3 भेद होते थे, ह्रीश स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। तो आपको यहाँ दीर्घ स्वर और ह्रीश स्वर जब बोला जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा स्वर की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर कोष्टक में दिया है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये ह्रीश स्वर यानी कौन से और दीर्घ स्वर यानी कौन से शब्द। ठीक है, तो देखिए जब ह्रीश या दीर्घ स्वर के बाद यदि उसी स्वर का ह्रीश या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाते हैं, यही कहलाती है दीर्घ संधि। एक उदाहरण देख लीजिए। देखिए वेद प्लस अंत क्या बन गया? वेदांत। तो द में अ है स्वर और अंत में अ स्वर है, तो अ प्लस आ मिलके आ बन गया, तो वह वेदांत हो गया। इसी प्रकार देखो आ प्लस अ होने से आ हो जाता है, ई प्लस ई होने से ई हो जाता है, ऊ प्लस ऊ होने से ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसी प्रकार चेंजेस होते हैं। तो ये सारे उदाहरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए दूसरा गुण संधि। जब अ आ के बाद ई ऊ तथा री ऋषि स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्या क्या चेंजेस होता है? ए, ओ तथा अर। तो अब हम ए, ओ, अर सबका एक एक उदाहरण देखते हैं, बाकी उदाहरण आपको घर में पढ़ना है। अब ए वाला देख लीजिए। जब देव प्लस इंद्र में अ और ई आए तो देवेंद्र, ए बन गया।
अब उसी प्रकार ओ वाला देखिए, पर प्लस उपकार, यानी अ में ऊ मिला तो वो ओ बन जाता है, तो पर उपकार बन गया परोपकार। अब इसी प्रकार अर का एक उदाहरण देखिए, देव प्लस ऋषि, यानी अ में री ऋषि का लग के अर हो गया तो वो बन गया देवर्षि। ये नियम है इसके। आपको बेटा नियम समझने बहुत ज़रूरी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इन उदाहरणों को अच्छे से रीड करिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कि नियम जो बताए जा रहे हैं उसके अनुसार चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। और एक बार आपको समझ में आ गया तो संधि बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं वृद्धि संधि। यदि अ आ के बाद ए या ओ औ आते हैं तो इनके स्थान पर ए और औ हो जाता है। कैसे देखो, एक प्लस एक 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 हुआ, यानी अ और ए मिल गया तो ए हो गया। ठीक है, आ प्लस ए हो गया तो भी ए होता है, जैसे राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर। अब औ का एक हाथ देख लेते हैं हम। हाँ, महा प्लस औषध, आ प्लस औ बना तो औ ही होता है, तो वो क्या हो जाता है महोषध। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यन संधि। यदि ई ऊ या री ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाता है। अब देखिए, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ई प्लस अ ए हो जाएगा, और ई प्लस उ यू हो जाएगा। उपयुक्त, हम उपयुक्त लिखते ना, तो उस प्रकार किस में क्या मिलने से क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको ऊपर लाइन में एक नियम बताया जाता है, उसके अनुसार नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो ये नियम पढ़ते जाइए और उदाहरण को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको रटने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आप रटिए मत लेकिन समझिए ज़रूर। तो अच्छे से नियम को पढ़िए, फिर उस नियम के अनुसार उदाहरण को देखिए, आपको ज़रूर ये सारे समझ में आ जाएंगे। और जब हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमारे और जो भी डाउट रहते हैं वो बढ़िया क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, सबको पढ़ना ज़रूर है आपको। अब मैं आपको एक एक उदाहरण यहाँ पढ़ के नहीं समझा सकती हूँ, इसीलिए आपको इतना तो घर में आपको करना ही पड़ेगा बेटा। अब अयादि संधि देखिए, यदि ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या क्या हो जाता है, अए आए आओ आओ। जैसे से पस अन शयन, तो ए और अ मिलके ए हो जाता है, तो शयन हुआ ना। उच्चारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको लाभदायक होगा। अच्छा उच्चारण जो कर सकता है वो इनके वर्णों में जो विकार या परिवर्तन हो रहा है उसको बहुत अच्छे से पहचान भी सकता है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? अब स्वर में मैंने पहले जैसे बताई थी आपको, स्वर ही आएंगे, उसी प्रकार सेम व्यंजन में व्यंजन ही आएंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि व्यंजन के साथ स्वर नहीं आ सकता, इसमें स्वर जरूर आएंगे, लेकिन व्यंजन में स्वर व्यंजन दोनों होता है, ये याद रखिए, लेकिन स्वर में व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लो कुछ। सत प्लस आचार सदाचार, इसमें देखिए त तो व्यंजन है, आ स्वर है, बन गया दा। सेकंड में देखो क व्यंजन, ग व्यंजन, वो बन गया ग, दिग्गज। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो त प्लस चा, दोनों व्यंजन है और वो क्या बन गया च, उच्चारण। ठीक है, सब में आपको दिख रहा हूँगा व्यंजन व्यंजन का हुआ है।
लेकिन फर्स्ट वाले में आपने देखे होंगे व्यंजन और स्वर का हुआ है ना मेल। तो इस प्रकार उदाहरण द्वारा आप समझिए। तो ये हो गई व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के भी कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना है। जैसे पहला दिया है, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। अर्थात पहला नियम क्या है कि जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क का ग में परिवर्तन होना। तो ये सारे नियम हैं जो हमने पढ़े थे। तो आपको इसके लिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे वर्ण पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन आए तो क्या क्या चेंजेस हो जाता है। जैसे क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, ये बन जाता है। तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से। और इनके द्वारा जो चेंजेस हो रहे हैं ये देखो उदाहरण दिया गया है, इसको बढ़िया से अच्छे से समझना है। ठीक है। तो आप समझते जाओगे तो अभ्यास करोगे तो अपने आप आपको आता रहेगा। लेकिन अगर आप इन नियमों को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। इसलिए बहुत ध्यान से आप बुक में से पढ़िए या इस वीडियो में से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। अब देखिए दूसरा नियम भी बताया जा रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। पहला नियम कैसा बताया था, अब दूसरा नियम में जस्ट उसका पहले को पांचवें में कैसे बदलता है वो बताया जा रहा है। ठीक है। अब थर्ड में देखिए त संबंधी नियम। यदि त के बाद च, छ आए तो त च में परिवर्तित हो जाता है, और त के बाद ज, झ आए तो ज में ट, ठ आए तो ड में, त के बाद ल आए तो त ल हो जाता है। इस प्रकार से ये सारे नियम बना दिए गए हैं और इन नियमों का पालन करके ही ये चेंजेस या विकार होता है। तो सब ऊपर के नियम पढ़िए और उच्चारण नीचे जो उदाहरण दिए हैं उनको देखिए, उसी के अनुसार आपको एक एक उदाहरण दिया गया है। त के बाद श आए तो त का च और श का छ बनता है। त के बाद ह आता है तो त का द तथा ह का ध बन जाता है। ऋ, ऋषि, र, श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण हो जाता है। ठीक है। अब ये देखो म संबंधी नियम भी बताए गए हैं। म के पश्चात क से म तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ आपको पांचवा वर्ण पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चेंज कर पाओगे। अब एक उदाहरण देख लीजिए, समतोष। ठीक है। तो म के पश्चात उसने क्या कहा है, क से म तक कोई भी आ जाए, त आया है क से म के बीच में आता है तो वह उस का वर्ण का म, जैसे कि म प्लस त, आखिरी इसमें क्या होता है पांचवा वर्ण न, तो वह बन गया न में। सम प्लस तोष संतोष। ठीक है। उसी प्रकार सम प्लस भाव संभव, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। तो किस प्रकार इसमें चेंजेस होते हैं ये आपको देखना है। उसी के पांचवें वर्ण में वे परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है हमको पांचवा वर्ण भी पता होना चाहिए उस वर्ग का। अब है तीसरी संधि हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब स्वर या व्यंजन जो भी आए, विसर्ग संधि पहचानने के लिए बहुत जरूरी एकदम है कि आप देखिए दो डॉट लगे हुए दिखते हैं, जिसको हमने पिछले बुक में भी पढ़े थे, जिसका उच्चारण ह के जैसा होता है, और दिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, दो डॉट। तो अगर जहाँ भी आपको इस प्रकार की दो डॉट वाली संधि दिखी तो आप पहचान तो अच्छे से सकते हो तुरंत कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है। अब इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग
ओ में बदल जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, मनः प्लस बल, तो वो क्या बन गया, मनोबल। तो आपको ये सारे नियम अच्छे से पढ़ना है और जो उदाहरण दिए हैं इनको उस हिसाब से समझने की कोशिश करनी है। अब सेकंड देखिए, विसर्ग का र में परिवर्तन, किस प्रकार से वह र में बदलता है। यदि विसर्ग से पहले आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व ह से हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर र हो जाता है। ठीक है। अब विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च छ स से हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग का मेल त स से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग का श षटकोण का जो श होता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, यदि इसी विसर्ग से पहले ई ड हो तो विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। अब विसर्ग का लोप होना क्या होता है, देखो, यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। देखो, जैसे कि नीरज, तो निसर्ग का लोप हो गया, निरोग और निरा दोनों में देखिए निसर्ग यहाँ से लुप्त हो गया, ऐसा दिखाई नहीं देना, और जैसे नी में छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हो गई, तो अर्थात दीर्घ हो जाता है वो। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एज इट इज ही रहता है। जैसे कि प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अधः प्लस पतन अधः पतन, कोई चेंजेस नहीं है, तो इस प्रकार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 संधि। इसमें आपको बहुत सारे नियम दिए गए हैं जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप नियमों को पढ़िए, उदाहरण द्वारा समझिए, तभी आप संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। रटना संभव नहीं है बेटा, रटने की कोशिश भी मत करिए, सिर्फ समझने की अच्छे से कोशिश करिए। नियम पढ़िए अच्छे से और उदाहरण देखिए, आप ज़रूर इस चैप्टर को समझ जाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो फिर हमसे पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट।